हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर एक शुरुआत हम कर रहे हैं आपके यूपी टीईटी की क्लासेस को लेकर के। जो भी आपका अभी जैसा कि आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात होगा कि 25 जुलाई 2021 को आपकी यूपी टीईटी की जो परीक्षा है 2020 की वो होनी है। आप सीटीईटी परीक्षा के लिए, यूपी टीईटी परीक्षा के लिए जो लेवल है दोनों को लेकर के हम यहाँ पर चलेंगे। आप अन्य टीईटी एग्जाम के लिए भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बाल मनोविज्ञान के कक्षाओं से। सबसे पहला सवाल जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है वो दिया है कि पश्च अन्वेषण तथा साधन साध्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। पश्च अन्वेषण, पश्च मतलब पीछे होता है, अन्वेषण मतलब खोज करना, डिस्कवरी करना, एक तरीके से बोल लो आप जो है, या डिस्कवर करना किसी नई चीज़ों, किन्हीं नई चीज़ों को। और साधन साध्य विश्लेषण को लेकर के बात की है, मतलब कोई एक साधन होना और उसके माध्यम से हम किसी साध्य या टारगेट तक पहुंच रहे होते हैं। तो ये एल्गोरिदम है आपका, मानसिक वृत्ति है आपका, जो मेंटल ऑपरेशंस कुछ वहाँ से रिलेट करता है। ये स्वतः शोध से रिलेट करता है, खुद का जो एक डिस्कवरी है, या आप ये बोल लो जो भी आप खोजबीन कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, या प्रकार्यात्मक स्थिरता करके दिया हुआ है। आपको मैं बता दूं, जैसा कि पश्च अन्वेषण वर्ड से बहुत अच्छी तरीके से ज्ञात हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर अन्वेषण यानी शोध, एक दूसरे के आपके आप बोल सकते हो समानार्थी, पर्यायवाची जो भी। तो यहाँ पर शोध का मतलब भी वही है, अन्वेषण का मतलब भी वही है। तो स्वतः शोध वाली बात कहीं ना कहीं आपको 1 के सी में जो है वो देखने को मिलेगी। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो सी आएगा। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे सवाल में आपसे कहा है कि सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, सीखने और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। यह स्टेटमेंट किसका है? रॉस का, एबिंगहास का है, स्किनर का है, या फिर बिग्गी महोदय का है? आपको मैं बता दूं, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है आप तो अपना आंसर कर ही रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। कमेंट सेक्शन में लास्ट में सबसे आप ज़रूर बताइएगा कि कितने सवाल आपने सही किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर बताएंगे। तो दूसरे क्वेश्चन में जब हम बात करेंगे बाल विकास, बाल मनोविज्ञान को लेकर के, तो ये जो स्टेटमेंट है वो रॉस महोदय का है। आपका करेक्ट आंसर ए आएगा। एक और सवाल दिया है 3rd नंबर में, कहते हैं निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। जब भी हम एडवर्ड ली थॉर्नडाइक की बात करते हैं तो प्राथमिक नियम इनके द्वारा 3 बताए गए। वहीं जब हम गौड़ या द्वितीयक नियमों की या सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग की बात करते हैं तो वो नियम की संख्या कितनी बताई गई? 5। प्राथमिक में 3 थे, सेकेंडरी में 5 नियम बताए गए। ये कहते हैं कि प्राथमिक नियमों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं होगा। तो आपको मैं बता दूं, लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम शामिल होता है। फिर एक्सरसाइज या फिर जब आप कोई चीज़ रिपीट कर रहे होते हो, अभ्यास कर रहे होते हो, उसका नियम आएगा, ये भी आपका शामिल है। फिर आता है कि आखिर इन सब चीज़ों के बाद में जो प्रभाव पड़ता है, लॉ ऑफ इफेक्ट बोल लो, ये चीज़ें भी इसमें आपके शामिल होंगी। जबकि जो साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम है ये आपका इसमें इंक्लूड नहीं होगा। आपसे नहीं पूछा है तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी आएगा। चलते हैं एक चौथे सवाल की तरफ। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए। ओके, 4th क्वेश्चन में आपसे इन्होंने क्या बोला है? ये कहते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? व्यवहार है, चिंतन है, तर्क है, या अभिप्रेरणा है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, बहुत ही बढ़िया सा सवाल। आपको मैं बता दूं, जब भी हम बरहस्ट फ्रेडरिक स्किनर की बात करते हैं तो ये जो बातें यहाँ पर बताई गई हैं अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांतों को लेकर के, जब जब हम किसी को प्रेरित कर रहे होते हैं, अभिप्रेरित कर रहे होते हैं या पुनर्बलित कर रहे होते हैं, तो जो भी रिलेट करता है किसके अनुकूलन पर? अभिप्रेरणा के अनुकूलन पर बल दे रहा होता है या फिर जोर दे रहा होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ से जो आपका आएगा वो डी आएगा। एक और सवाल पर चलते हैं। आपसे इन्होंने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये कहते हैं जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, याद रखिएगा 5वें में, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का दूसरा नाम क्या होगा? नैमित्तिक अनुबंधन दिया हुआ है, प्राचीन अनुबंधन, समीपस्थ अनुबंधन और चिन्ह अनुबंधन करके बोला हुआ है। स्किनर महोदय का सिद्धांत है, जैसे कि आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, आपने अपना आंसर भी दे दिया होगा। तो जो 5वें में उत्तर हमें देखने को मिलेगा वो है बरहस्ट फ्रेडरिक स्किनर के द्वारा दिया गया क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या फिर नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ से वो क्या आएगा? ए आएगा। एक और सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसमें 6ठे नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है। 6 में ये कहते हैं कि निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। मतलब जब भी हम लर्निंग को लेकर के बात करते हैं, लर्निंग को ही हिंदी में आप अधिगम कह देते हो, सीखना, सिखाना, तो कहते हैं कि इनमें कौन सी उसमें विशेषता जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। कहते हैं अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि से रिलेट करता है, ये कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। स्थायी परिवर्तन भी है, ये भी सही है।
ये भी सही है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है और एक कहते हैं कि अधिगम एक लक्ष्य उन्मुख या लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। आप यहाँ पर सीखने आए हो तो आपका भी तो एक टारगेट है ना कि यूपीटीईटी की परीक्षा आपको पास करनी है, आपको सीटेट जो आपका संभावित है आना ऐसे में जुलाई में, उसको आपको पास करना है। ये जो भी आपकी परीक्षा है, रीट की परीक्षा है, उसे आपको पास करना है, एमपीटेट की परीक्षा पास करनी है आपको। तो लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। लेकिन अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से, जैसे हमने कितना सीखा, कहते हैं कि अभी तक मनोविज्ञान भी पूरी तरीके से नहीं जान पाया है कि एग्जैक्टली जो मानव है या आदमी के अंदर क्या कुछ कितना कुछ चल रहा होता है या उसकी इंटेलिजेंस कितनी होती है। तो प्रत्यक्ष रूप से आप अवलोकन नहीं कर सकते, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी कमज़ोर पड़ जाती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलेगा आपको, वो मिलेगा सी। एक और सवाल की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है, अभी उन क्वेश्चंस को भी हम देख लेंगे, आगे भी देख लेते हैं। चलो जी, ऊपर से ही बात कर लेते हैं यहाँ पे कि शुरुआत से कौन कौन से और क्वेश्चंस हमारे साथ में जो है या हमारे पास में देखने को हमें मिलेंगे। आपसे जो अगले सवाल की अगला सवाल जो आपसे पूछते हैं 7 नंबर में, कहते हैं कि कोहलर यह सिद्ध करना, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि जो सीखना है, ध्यान दीजिए, जो सीखना है वो स्वायत्त या दृक्शिक क्रिया करके लिखा हुआ है, और जूम कर देते हैं जिससे कि आपको अच्छे से दिखे। ओके, अभी ठीक होगा। क्या सिद्ध करना चाहता था कि सीखना जो है वो स्वायत्त या दृक्शिक क्रिया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे चिड़िया जो है आकाश में उड़ती है। स्वायत्त या दृक्शिक क्रिया मतलब होता है कि कहीं भी किधर की तरफ भी गति उसकी हो जाती, कभी इधर कभी उधर, ऊपर नीचे, कहीं भी, मतलब फिक्स पाथ नहीं है उसका। संज्ञानात्मक संकार्य है, मतलब आपके कॉग्निटिव जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनसे रिलेट करता है। एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से जो है श्रेष्ठ होता है, या परिस्थिति के विभिन्न अंगों का जो है प्रत्यक्षीकरण हमें इसमें देखने को मिलता है। आपको बता दूं, जब जब कोहलर की बात आती है, वो कहते हैं कि जो सीखना है वो आपका संज्ञानात्मक संकार्य से रिलेट करेगा, यानी कि कॉग्निटिव चीज़ों से रिलेट करेगा। आप सीखोगे, सब कुछ कहाँ पे स्टोर हो रहा होता है, आपके माइंड में, आपके दिमाग में। तो जो भी वो बातें बताते हैं, आपका 7 के बी में आपको आंसर के रूप में देखने को मिलेगा। 8वें सवाल की तरफ चलते हैं। 8वें में आपसे क्या पूछा है, थोड़ा सा छोटा करना ज़रूरी है, कभी क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंडेंसी होती है भाई, कोई सवाल कैसे आ जाता है, कोई कैसे। चलो जी, ये रहा 8वें क्वेश्चन में आपसे ये क्या कहते हैं कि किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से शुरुआत की जानी चाहिए। आप अगर नई भाषा को सीखने की बात कर रहे हैं, वाक्य के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से बात की है, अक्षर व शब्दों के मध्य साहचर्य से। साहचर्य का मतलब होता है एसोसिएशन, मिला करके चलना, मतलब जैसे होता है ना, सामंजस्य स्थापित करके चलना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब भी हम बात करते हैं कि भाषा को सीखने के लिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, आप वाक्य निर्माण, शब्द निर्माण केवल एक को नहीं बता सकते, आप ये ज़रूर बता सकते हैं, लेकिन क्या कि जो अक्षर हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, और जो शब्द हैं यानी कि जो वर्ड्स हैं, उनको अगर हम साथ में लेकर के चले, मतलब अक्षर क्या है, अक्षर से कौन कौन से शब्द बन रहे हैं। मैंने बोला आ, फिर इसमें बड़ा की मात्रा मैंने यहाँ पर लगा दी, फिर मैंने बोला ये माँ है आपका, माँ के नीचे हलंत है, फिर ये आपका आ है, तो आपने क्या बोला कि भैया अभी ये शब्द क्या बन गया, आम बन गया। इनके मध्य साहचर्य से कोई भी चीज़ सीखी जा सकती है। तो आपका आंसर जो आएगा वो आप देख पा रहे होंगे। एक 9 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 9 नंबर में आपसे क्या कहते हैं कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र या छात्र जो है वो शामिल होते हैं या होता है। सामान्य और विशिष्ट दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। केवल सामान्य छात्र जो है मिलेगा, केवल विशिष्ट छात्र मिलेगा, या फिर बहुभाषी या प्रतिभाशाली। आपको बता दूं, जब आप एक समावेशी कक्षा की बात करते हैं, इंक्लूसिव क्लास को लेकर के, या एसिमिलेशन वाली या एसिमिलेटेड एजुकेशन यानी आत्मसातीकरण शिक्षा की बात करते हैं, तो वहाँ पर एक तरफ नॉर्मल चाइल्ड और एक तरफ आपका स्पेशल चाइल्ड। स्पेशल में ध्यान रखिएगा 110 से प्लस वाले आईक्यू भी वाले भी उसमें शामिल हो जाएंगे, 110 प्लस, और 90 से जो बिलो हैं आईक्यू के, वो भी आपके स्पेशल में शामिल हो जाएंगे। तो सामान्य और विशिष्ट दोनों ही छात्र आपके इसमें जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका जो है वो ए हो जाएगा जब हम 9 नंबर की बात करते हैं। आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ। 10 नंबर में आपसे कहा है कि अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। मतलब जब आप लर्निंग डिसेबिलिटी को लेकर के बात करते हैं, जिसे हम अधिगम अक्षमता कह देते हैं, तो पठन दोष होगा आपका, गणना दोष है आपका, इसमें निरस्ता संबंधी दोष दिया हुआ है, या फिर इनमें से कोई नहीं। चूंकि गणित संबंधी विकार है, डिसकैलकुलिया आप बहुत बार पढ़ के आए होंगे, डिसकैलकुलिया, जी हाँ, ये आपका क्या होता है, डिसकैलकुलिया होता है, और ऐसे में इसे आप गणना दोष कह देते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा 10 में, वो
आपको बी वाला देखने को मिलेगा। 11 नंबर में देख लेते हैं भाई कौन सा सवाल है। समावेशीकरण, यानी जब आप इंक्लूसिव वाली चीज़ों को लेकर के बात करते हो या इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर के बात करते हो आप, तो समावेशीकरण की सफलता के लिए ज़रूरी क्या है, 11 नंबर सवाल में आपसे इन्होंने पूछा है। कहते हैं अभिभावकों की भागीदारी ना होना, ये तो गलत बात बोली है। अभिभावक का पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अलगाव मतलब होता है अलग अलग कर देना, ये भी गलत है आपका। क्षमता निर्माण का अभाव, भाई आप कैपेसिटी फॉर्मेशन या फिर आप ऐसे में बच्चों की क्षमता का निर्माण कर रहे होते हो, यहाँ तो अभाव लिख दिया, ये बात भी गलत हो गई। फिर बात आती है संवेदनशीलता, और यही आपका करेक्ट आंसर है। सेंसिटिविटी, बहुत ज़रूरी होता है कि आप जब छोटी क्लास में बच्चों को हैंडल करें तो आप में जो है आप खुद जो है बहुत ही संवेदनशील होने ज़रूरी हैं, क्योंकि बच्चे जो है छोटे होते हैं, चीज़ें जल्दी उनको समझ में नहीं आती हैं, आप ऐसे में कह लो या ठीक है। तो ऐसे में संवेदनशीलता का होना बहुत ज़रूरी है। सेंसिटिविटी को लेकर के बात जो है वो हमें देखने को मिलेगी जब हम समावेशीकरण या समावेशी कक्षा की बात करेंगे। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। आपसे ये क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा सा और जूम कर देते हैं हम। ये कहते हैं कि निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इमोशंस को लेकर के बात की है, संवेगों को लेकर के बात की है। दैहिक वो चीज़ें होती हैं जैसे हम भोजन करते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, काम भावना, ये सारी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं, दैहिक हमारी ज़रूरतों में शामिल होती हैं। दूसरा इन्होंने कहा संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव चीज़ें। तीसरा व्यवहारात्मक, जो बिहेवियरल चीज़ें हैं। और जो चौथा बोला है वो बोला है सेंसेशनल, या सेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं संवेदी कहलाती हैं। जैसे संवेदी अंग क्या है कि हमको कान से सुनाई दिया, सेंस हुआ, हाँ, नाक ने हमारे सूंघा कुछ चीज़, हाँ, ये चीज़ें हैं। तो दोस्तों बाकी सारी चीज़ें आपके संवेग में शामिल होंगी, संवेदी वाली यानी सेंसेशंस यानी कि सेंस ऑर्गन्स आपके इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से आएगा वो डी आएगा। एक और सवाल दिया हुआ है 13 नंबर में, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं, जब डॉक्टर BS ब्लूम को लेकर के बात करते हो तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है वो पूरी तरीके से बताई गई है, और उसी का कहीं ना कहीं यह एक अंग है जो इस समय आपके सामने आपको देखने को मिल रहा है। सही क्रम आपको फाइंड आउट करना है, आप भी खोज रहे होंगे, हम आपको बता दें। मूल्यांकन इवैल्यूएशन, अनुप्रयोग को एप्लीकेशंस करके बोल देते हो, विश्लेषण को एनालिसिस, संश्लेषण को सिंथेसिस, अवबोधन का अंडरस्टैंडिंग होता है, और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। ये आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। अगर मैं 13 नंबर क्वेश्चन को बात करूं लेकर के, सबसे पहले नॉलेज देखने को मिलती है। जी हाँ, क्या है, सबसे पहले नॉलेज है। नॉलेज के बाद अंडरस्टैंडिंग वाली बात दोस्त आती है, अंडरस्टैंडिंग के बाद एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग के बाद हम विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस, उसके बाद सिंथेसिस होता है, और फाइनली हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी आएगा। आशा उम्मीद है कि आपने भी यहाँ पर डी पर क्लिक किया होगा। चलते हैं एक और सवाल की तरफ। 14 नंबर में कहा, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। जनतांत्रिक वातावरण होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, रिप्रेजेंट कर सकें, अपनी भावनाओं, अपनी चीज़ों, अपनी बातों को टीचर से कह सकें, ज़रूरी है। सहानुभूति पूर्ण वातावरण बोला है, बच्चों के प्रति सहानुभूति होना बहुत ज़रूरी है। स्वेच्छाचारी पर रुकते हैं अभी थोड़ा, वांछनीय सूचना देने वाला, मतलब ऐसी सूचना, वांछनीय का मतलब होता है थिंग्स दैट वी वांट, ऐसी चीज़ें जो हम चाहते हैं, तो वांछनीय सूचना देने वाले में हो जाएगा, मतलब ये भी करेक्ट है। स्वेच्छाचारी का मतलब होता है टीचर सेंटर्ड एजुकेशन जैसे होता था। स्वेच्छाचारी मतलब एक तरीके से तानाशाही प्रकार की शिक्षा। तो कभी भी अच्छे शिक्षण की विशेषता में जो स्वेच्छाचारी वाली शिक्षा है वो आपकी शामिल नहीं होगी। 15 नंबर में क्या बोला है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। जी हाँ, मोटिवेशन के जब हम प्रत्याशा सिद्धांत को लेकर के बात करते हैं, जैसे आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है तो अब्राहम मैस्लो बोल देते हो, है नहीं। आप वो 14 संवेग, मूल संवेगों के सिद्धांत को लेकर के बात करते हो तो उसमें भी आप नाम दे देते हो अलग अलग। तो अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत आपसे पूछा है, ये किसके द्वारा बताया गया, मैस्लो है, हर्ट्ज़बर्ग, स्किनर या विक्टर ब्रूम। तो यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी, विक्टर ब्रूम के द्वारा ये बात बताई गई है। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है इलेक्ट्रॉनिक स्टडी, क्लासेस आपको रेगुलर मिलेंगी आज से ऐसे उसमें। इस इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लें। आपको कोई भी क्लास नहीं मिलती है, क्लासेस के नोटिफिकेशन को पाने के लिए एक दूसरा तरीका है 8081743734। यहाँ पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपने नाम के साथ में, आपको ऐड कर लिया जाएगा, आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। इसे भी ज्वाइन करते हैं तो भी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही।
वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, कितने सही किए हो 15 में वो भी ज़रूर लिखना। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।